गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपके सामने हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल के अंदर छायावादी युग को आज मैं आपको बताऊंगा, जिसकी समयावधि मानी जाती है 1918 से 1938 तक। उन्नीस सौ 18 से 1938 तक इस काल की समयावधि मानी जाती है। और सबसे मुख्य बात यह है कि इसके प्रवर्तक कौन है। तो छायावाद के जो प्रवर्तक कवि है वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को एक नाटककार, उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे नाटक और उपन्यासों की रचना की, जिनमें मैं आपको बताऊंगा इनकी प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले मैं इनके नाटक के बारे में बता दूं। इनके नाटक है अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ये इनके प्रमुख नाटकों के नाम हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके उपन्यासों की, तो इनके उपन्यासों के अंतर्गत आते हैं कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल, तितली और इरावती। इनका जो उपन्यास है इरावती, ये अपूर्ण उपन्यास है। ये पूर्ण नहीं हो सका था। कई बार परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। इसके बाद अगर हम इनके कहानी संग्रह की बात करें तो इनके कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, इंद्रजाल इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। तो ये था जयशंकर प्रसाद के बारे में। और इनके कुछ काव्य ग्रंथ भी हैं, जैसे आंसू, झरना, लहर, कामायनी, चित्रधार, ये इनके काव्य ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं छायावाद की एक महत्वपूर्ण कवयित्री के बारे में। तो इतना तो आप समझते होंगे, जो पुरुष हैं उनको कवि कहते हैं और जो महिलाएं हैं उनको कवयित्री कहा जाता है। देखते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के विषय में मैं आपको बताऊं, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा ने मुख्यतः रेखाचित्र और संस्मरण आदि रचनाएं लिखी। तो इनके रेखाचित्र है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, क्षणदा आदि इनकी जो है रेखाचित्र है। और इन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया जिसका नाम है चांद। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया और इनको कई पुरस्कार भी मिले। जिस तरह इनको कई पुरस्कार भी मिले, इनकी एक रचना का नाम है यामा। ये इनका एक काव्य संग्रह है जिस पर इन्हें भारत सरकार के द्वारा सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा इन्हें
पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया सन 1988 ईस्वी में, लेकिन ये पुरस्कार इन्हें मरने के बाद मिला। इनकी मृत्यु हो चुकी थी उस वक्त जिस वक्त ये पुरस्कार इनको दिया गया। और इसके अलावा भारत भारती, मंगला प्रसाद पारितोषिक आदि पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद हम देखते हैं एक अन्य कवि छायावाद के, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ये छायावाद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों में इनकी गिनती होती है और इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इनको पृथ्वी का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनको पृथ्वी का सुकुमार कवि भी कहा जाता है और इनको क्रांतिकारी कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है और पृथ्वी का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो दोनों का आंसर आपके लिए सुमित्रानंदन पंत होगा। उसके बाद अगर आगे देखें तो इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने कुछ काव्य संग्रह भी लिखे हैं और इन्होंने एक रूपाभा नामक पत्रिका का संपादन भी किया और इन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था हार। इन्होंने संपादन किया रूपाभा नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया। अगर बात करें इनको भी कई पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से मिले, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार इन्हें सन 1968 ईस्वी में इनकी एक कृति थी चिदंबरा। चिदंबरा कृति के लिए सन 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा कई अन्य इनकी रचनाएं वीणा, लोकायतन, चिदंबरा, युगपथ, गुंजन, युगवाणी आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इसके बाद अगले कवि हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके बारे में होता है कि मुक्त छंद का कवि किसको कहा जाता है। तो उसके लिए आंसर आपका होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि इन्होंने मुक्त छंद का प्रारंभ किया। और इसके बाद इनकी मुख्य रचनाओं के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने कई तरह की रचनाएं लिखी, जैसे काव्य, उपन्यास, कहानी और नाटक। इनके काव्य हैं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, ये इनके काव्य संग्रह के नाम हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे। उपन्यास जो है अप्सरा, और आगे है प्रभावती। इन्होंने कई अन्य नाटकों की भी रचना की, नाटक और कहानी भी इन्होंने लिखी है। तो इनके नाटक हैं समाज और शकुंतला, और इनकी कहानियों के नाम हैं लिली और चंद्रोपमा। अब एक क्वेश्चन निकल कर आता है यहाँ पर
कि छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन से माने जाते हैं। यानी कि छायावाद के जो चार मुख्य कवि हैं, चार स्तंभ के नाम से कौन कौन से कवि जाने जाते हैं। तो जो मैंने अभी आपको चार कवियों के विषय में बताया, उन चारों को छायावाद के चार स्तंभ के रूप में जाना जाता है। एक बार और मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत, त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, और महादेवी वर्मा। इन चारों को छायावाद के स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो ये थी छायावाद के काव्य कवियों के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद देखते हैं छायावाद के गद्य लेखकों के विषय में। छायावाद के जो गद्य लेखक थे वो कौन कौन से थे। जैसे रामचंद्र शुक्ल, रामविरक्ष बैनीपुरी, बाबू गुलाब राय, और पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। अगर इनकी रचनाओं के बारे में मैं आपको बताऊं तो रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वो है चिंतामणि और रसमीमांसा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। चिंतामणि और रसमीमांसा। उसके बाद रामविरक्ष बैनीपुरी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो वो है जंजीरें और दीवार, जंजीरें और दीवार, चिता के फूल, गेहूं बनाम गुलाब। चिता के फूल और गेहूं बनाम गुलाब इनकी दो महत्वपूर्ण कृतियां हैं। और उसके बाद है बाबू गुलाब राय और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये था छायावाद के विषय में हमारा आज का टॉपिक। कल हम बात करेंगे छायावादोत्तर युग के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।